नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। इन दिनों हम लोग बात कर रहे हैं आपके सेमेस्टर 3 या सेमेस्टर 5 के वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इनकम टैक्स को लेकर के। मैं आपको बताता चलूं, इनकम टैक्स असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए ऑलरेडी मैं आपका 50% से ज्यादा सिलेबस कवर करा चुका हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी ने तमाम क्लासेस अच्छे से अटेंड कर ली होगी। लास्ट चैप्टर जो हम लोगों ने पढ़ा था दैट इज द इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन, जिसको लेकर के ऑलमोस्ट मैं 8 क्लासेस अपलोड कर चुका हूं। आज की क्लास थोड़ी सी प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल्स पे बेस्ड रहने वाली है, क्योंकि अभी तक जितने भी चैप्टर हम लोगों ने पढ़े हैं ना, जितने भी सेक्शंस अंडरस्टैंड किए हैं, जितने भी प्रोविजन लर्न किए हैं, एग्जैक्टली आपके एग्जामिनेशन के अंदर किस तरीके के सवालात पूछे जाते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस को टैकल करना होता है, किस तरीके की अप्रोच रखनी होती है और किस तरीके से उन तमाम सेक्शंस को प्रैक्टिकल क्वेश्चन के ऊपर इंप्लीमेंट करना है, आज से हम अपनी वीडियोस के अंदर सीखने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी इस सीरीज के दरमियान मेरे साथ अंत तक जरूर जुड़े रहेंगे, और अगर आपको यह कंटेंट यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो सीरीज रहेगी, इस सीरीज में मैं आपको वो टॉप पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कराने वाला हूं जिनके एग्जामिनेशन में आने की पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, चांसेस, प्रायिकता बहुत ज्यादा रहने वाली है। आप देखेंगे आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर जो ये मैं पीवाईक्यूज आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, इन्हीं के अंदर से मैक्सिमम रिपीट होंगे। तो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात, जैसा कि मैंने अपनी वीडियोस के अंदर आपको अक्सर बताया है, सैलरी चैप्टर आपका सबसे लेंथियस्ट चैप्टर के अंदर आता है, जिसको हम लोगों ने ऑलमोस्ट करीब करीब 17 क्लासेस के अंदर कवर किया था। 17 क्लासेस जो भी आप लोग पढ़ के आए हैं, 17 क्लासेस के अंदर जो भी चीजें आप सभी ने पढ़ी है, जितने भी सेक्शंस को अंडरस्टैंड किया है, सबको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर इंप्लीमेंट करना होता है। ऐसा आपको गांठ बांध के चलना है। आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर अगर आप लोग देखेंगे, आपका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड रहेगा, चाहे आप लोग रेगुलर के स्टूडेंट हो, एसएल के स्टूडेंट हो या एनसी वेब के स्टूडेंट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप प्रोग्राम के बच्चे हो या ओनर्स के बच्चे हो, आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 मिलेगा वो आपको 18 मार्क्स का मिलेगा, और वो 18 मार्क्स का क्वेश्चन आपको सैलरी चैप्टर से देखने को मिलेगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके के सवाल आपको देखने को मिलते हैं। सवाल भी अच्छा खासा लेंथी रहेगा, उसका आंसर भी अच्छा खासा लेंथी रहेगा, और वहां पे जो आपको सेक्शंस लगाने हैं, प्रोविजंस का इस्तेमाल करना है, और कैलकुलेशन भी अच्छी खासी लेंथी रहेगी। तभी आप लोग ये 18 में से 18 सिक्योर कर पाएंगे। तो जितने भी सेक्शंस आप लोगों ने पढ़े हैं, आपको कंपाइल कर लेना है, 17 क्लासेस के एक्सट्रैक्ट को निकाल करके एक बार रिवाइज कर लेना है। और जब एक बार सवाल को आप लोग अपने तमाम सेक्शंस को रिवाइज कर लेते हैं, तो उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स आपकी कहानी शुरू होती है क्वेश्चन को सोल्व करने की। ये जो क्वेश्चन है, जिसको मैंने 2 पार्ट में ब्रेक किया है, ये मोस्ट रिपीटेड सवाल है जो एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलता है। चाहे बीकॉम प्रोग्राम की बात कीजिए, चाहे आप लोग ओनर्स की बात कीजिए। बात करूं डिफिकल्टी लेवल की, तो ये ओनर्स के लेवल का सवाल है। अगर आप लोग 10 ईयर को भी उठाएंगे तो वहां पे देखेंगे ओनर्स के अंदर ये सवाल पूछा जाता है। मल्टीपल टाइम आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर ये रिपीट हुआ है। तो प्रोग्राम वालों के लिए सोने पे सुहागा होने वाला है, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल और थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके जो क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन के अंदर वो आसान आता है, तो आप लोग इजीली उसको टैकल कर पाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब भी आप लोगों को सैलरी चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो पूछेगा या तो आपको टोटल टैक्सेबल सैलरी निकालना है, या तो आपसे पूछेगा नेट इनकम निकालना है। माय डियर फ्रेंड्स, दोनों के अंदर काफी फर्क होता है। अगर आपसे पूछे केवल टैक्सेबल सैलरी निकालना है, तो उस केस में आप लोग केवल टैक्सेबल सैलरी निकालेंगे, वहां पे जो आपके डिडक्शन है वो आप अप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप लोग नेट इनकम की बात करते हैं, तो नेट इनकम के अंदर माय डियर फ्रेंड्स आपको तमाम जितने भी डिडक्शन एप्लीकेबल हैं, वो तमाम डिडक्शन आपको माइनस करने होते हैं। जैसे पहला सवाल लेते हैं, इसको अंडरस्टैंड करते हैं और फिर देखेंगे किस तरीके से इसका आंसर बनेगा। देखिए, एक्स है, कोई भी मिस्टर एक्स है, जिसकी उम्र 50 साल है, जो रिसीव करता है फॉलोइंग इनकम्स। क्या मिल रहा है उसको? अलग अलग इनकम मिल रहा है। कंपनी का नाम आपका वाई लिमिटेड रहने वाला है। और आप लोग ध्यान रखिएगा, आपका जो जिस साल इसने यानी कि जो प्रीवियस ईयर है वो कितना है? 2025 है। तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोग किसके लिए कैलकुलेट करने वाले हैं? असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसकी बेसिक सैलरी कितनी है? 25,000 रुपए पर मंथ है। उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, टिफिन अलाउंस आपको दिया गया है। वैसे तो 1,000 रुपया हर महीना दिया गया है, और यहाँ पे इसका एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना है? 8,000 है। अगर आप लोग आगे देखेंगे, आपको कमीशन गिवन है, 2,000 रुपया हर महीने का कमीशन है। इसके अलावा अगर आप
देखेंगे यहाँ पे मेडिकल एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा क्या दिया हुआ है, मेडिकल एक्सपेंडिचर कितना है, टोटल है पूरी साल का 30,000 गिवन है। इसके अलावा ये पांचवा पॉइंट देखिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, अनफर्निश्ड फ्लैट। अगर आपको फ्लैट वाला याद हो तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग बात कर सकते हैं जो आपका रेंट फ्री अकोमोडेशन वाला कॉन्सेप्ट है वो आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लगाएंगे। तो अनफर्निश्ड फ्लैट प्रोवाइडिंग एट द दिल्ली, कहां पे प्रोवाइड किया गया है, आपको दिल्ली के अंदर प्रोवाइड किया गया है। और अगर आप लोग आगे चलते हैं, एंड नॉमिनल रेंट कितना रिसीव हो रहा है, 3500 पर मंथ, और जो रेंट पे किया जा रहा है एम्प्लॉयर द्वारा वो 12,000 रुपया हर महीना पे किया जा रहा है। कैसे करना मैं भी आपको सिखाऊंगा, एक बार मोटा मोटा आइडिया लगा लेते हैं सवाल के अंदर क्या क्या दिया हुआ है। उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट किसके ऊपर है, इंटरेस्ट फ्री लोन के ऊपर है, यानी कि आपके लोन के ऊपर इंटरेस्ट नहीं है तो जो एसबीआई का स्लैब रेट होगा या फिर इंटरेस्ट रेट होगा वही लगेगा। क्लियर है, ये आपका इंटरेस्ट फ्री लोन है जिसमें आप लोग परचेज करते हैं, क्या परचेज करते हैं, होम एप्लियंस। और आपका जो इंटरेस्ट है, आपका जो अमाउंट है वो कितना है, 1 लाख है, याद रखिएगा। आपका लोन आउटस्टैंडिंग है, आपका लोन क्या है, आउटस्टैंडिंग है अप्रैल 2024 से लेकर के आप लोग मान के चले नवंबर के बीच में। तो अप्रैल से नवंबर ऑलमोस्ट 8 महीने हो गए हैं। 8 महीने के लिए आपका कितना अमाउंट है, 50,000 रुपया आउटस्टैंडिंग चल रहा है। और आफ्टर द नवंबर अगर आप लोग बात करते हैं, नवंबर से लेके ईयर एंड लेके चलेंगे तो ऑलमोस्ट 4 महीने हो जाएंगे। आपका कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग चल रहा है, 18,000 आउटस्टैंडिंग चल रहा है। और उसके बाद इसने गिवन भी है, एसबीआई का जो टैक्स रेट है वो कितना है, 15.25 पर एनम का आपका यहाँ पे आपका टैक्स रेट रहने वाला है। तो यहां से आपको आइडिया लग गया होगा, मैंने सिखाया था, इंटरेस्ट फ्री लोन वाली क्लास ली थी तो मैंने आपको समझाया था किस तरीके से आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, किस तरीके से आपको ये जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसका ट्रीटमेंट करना है, किस तरीके से उसका टैक्स ट्रीटमेंट करना है। उसके बाद देखिए कोई भी इंप्लॉयर है वो कंपनी को सेल करता है, ठीक है, कंपनी के अलग अलग एसेट है उनको सेल करता है। तो एसेट वाली कैटेगरी के अंदर याद कीजिए हमने लैपटॉप और कंप्यूटर की कैटेगरी बनाई थी जहां पर 50% डेप्रिसिएशन लगता है, कार के ऊपर 20% डेप्रिसिएशन लगता है, अदर एसेट्स के अंदर 10% डेप्रिसिएशन लगता है। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें आपकी, क्या क्या एसेट सोल्ड किए गए हैं, कार को सोल्ड किया गया है जिसको खरीदा गया था 4 लाख रुपए में, याद रखिएगा ये आपकी डेट दी हुई है, और बेचा कितना गया है, 2 लाख में, सेल्स कंसिडरेशन है, ठीक है। अगर आप लोग कंप्यूटर की बात करते हैं, कंप्यूटर का कॉस्ट क्या है, 60,000 रुपया है, सेल्स प्राइस कितना है, 18,000 है, डेट आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर है, आगे तीसरा क्या है, फ्रिज अदर के अंदर आता है। तो यहाँ पे फ्रिज की कॉस्ट क्या है, 20,000 रुपया गिवन है, सेल्स कंसिडरेशन कितना है, 10,000 है, और ये आपकी डेट रहने वाली है। क्लियर, 1 साल का मोटा मोटा हिसाब आप लोग लेके चल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे 8वां पॉइंट किससे जुड़ा हुआ है, आपका 8वां पॉइंट जुड़ा हुआ है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से, ठीक है ना, पीएफ यानी कि आपका प्रोविडेंट फंड से, जहां पे कितना पैसा जा रहा है, आपकी सैलरी का बच्चा 20% जा रहा है। और अगर आप लोग इंटरेस्ट की बात करते हैं, अगला पॉइंट क्या है, इस पर्टिकुलर आरपीएफ जो आपका रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, जो आपका रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 13% पर एनम मिल रहा है, और अमाउंट कितना है, 52,000 है जो क्रेडिटेड हुआ है। क्लियर, और अगला 10वां पॉइंट किससे जुड़ा हुआ है, ये आपका 20,000 आपने नेशनल डिफेंस फंड के अंदर डोनेट किया। तो आपको याद हो तो नेशनल डिफेंस फंड का मैंने बताया था, इस तरीके का डिफेंस वाला शब्द आपको याद रखना है। तो यहां पे आपको कौन सा डिडक्शन मिल जाएगा, एटीजी का डिडक्शन मिल जाएगा। आपको निकालना क्या है, आपको नेट इनकम निकालना है। नेट इनकम निकालना है मतलब आप लोग क्या अप्लाई करेंगे, आप लोग डेफिनेटली अप्लाई करेंगे यहां पे डिडक्शन, ठीक है। अगर आपसे सिर्फ टैक्सेबल सैलरी पूछता तो आप लोगों को डिडक्शन अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती। क्लियर, तो ये आपका सवाल है जहां पे आप लोगों को अलग अलग 10 फैक्टर दिए गए हैं और आपको यहां पे सवाल के अंदर अलग अलग सेक्शंस और अलग अलग प्रोविजंस लगाने हैं। देखा, इस तरीके का सवाल 18 नंबर के अंदर आता है, ये मल्टीपल टाइम रिपीट हुआ सवाल है। अब इसको टैकल करते, देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी आप लोग कंप्यूटेशन करते हैं बच्चों, तो कंप्यूटेशन के टाइम पे आपको जरूर गौर फरमाना है कि आपको ऊपर लिखना है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। अगर आप लोग टैक्सेबल सैलरी लिख रहे हैं तो टैक्सेबल सैलरी किसकी कैलकुलेट कर रहे हैं, मिस्टर एक्स की। उसके बाद असेसमेंट ईयर कितना है, 2025-26 है। आप लोग ये बात समझ गए होंगे, दोनों बातें आपको लिखनी है वरना आपके नंबर कट सकते हैं। पर्टिकुलर्स वाला कॉलम, ओल्ड रेजिम वाला कॉलम और न्यू रेजिम वाला कॉलम, ये तमाम चीजें आप लोग पढ़ते आए हैं। सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है कि सर सबसे पहले हमको सैलरी गिवन है और वो सैलरी कितना गिवन है, अगर आपको याद होता आई थिंक 30,000 रुपया सैलरी, 25,000 रुपया पर मंथ है। तो अगर आप लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे सर, 25,000 रुपया एक महीने का
का सैलरी है, अगर मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 साल का सैलरी मिलेगा। अगर 25 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, आपका 3 लाख अमाउंट आ जाएगा। क्लियर? तो आप लोग क्या कहेंगे, चाहे आपका ओल्ड रेजीम हो चाहे आपका न्यू रेजीम हो, कितना आ जाएगा, 3 लाख आ जाएगा। अच्छा, सवाल हमने पढ़ा, सवाल के अंदर कहीं पे डी डियरेंस अलाउंस तो गिवन ही नहीं था। ओके, उसके बाद आपको कॉस्ट दिया गया था, टिफिन कॉस्ट, अगर आपको याद हो तो टिफिन अलाउंस दिया गया था। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, आपको क्या गिवन है, आपको टिफिन अलाउंस गिवन है, जहां पे कहा था आपको 1000 रुपया महीने का मिलता है, आपका एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना है, 8000 है। तो आपको याद होगा टिफिन अलाउंस आपका 100% टैक्सेबल होता है, यहां पे एक्चुअल एक्सपेंडिचर का कुछ नहीं कर रहा। माने अगर आप लोग 1000 को लेके चलते हैं, माने 1000 आपका एक महीने का है, तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 से, सो कितना अमाउंट आ जाएगा, आपका 12000 आ जाएगा। आपका क्या है, ये आपका टिफिन अलाउंस है जो आपका टैक्सेबल रहेगा। इसके बाद शायद आपको क्या गिवन था, आपको गिवन था कमीशन, 2000 रुपया एक महीने का था, तो हम लोग यहां पे क्या लिख देंगे, हम लोग यहां पे आपका कमीशन लिख देंगे। क्लियर है? कमीशन कितना है, एक महीने का 2000 है, आप लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, तो 12 दूनी 24000 हो जाएगा। क्लियर? तो आप लोग क्या कहेंगे, ये अमाउंट कितना हो गया है, 24000 हो गया है। तो यहां पे सर 24000 हमने लिख दिया है। अगर आप लोग और जाएंगे आगे, अगला कंपोनेंट क्या है, अगला कंपोनेंट है आपका मेडिकल एक्सपेंडिचर। मेडिकल एक्सपेंडिचर भी आपका 100% टैक्सेबल होता है। तो आप लोग क्या कहेंगे, मेडिकल एक्सपेंडिचर, डायरेक्ट लिख देता हूं, मैंने क्या लिखा है, मैंने आपका लिख दिया डेट इज द मेडिकल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे, मेडिकल एक्सपेंडिचर, सीधा अमाउंट है पूरी साल का 30000 गिवन है। क्लियर? तो आपको पूरी साल का गिवन ही है, कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू यहां पे रखना है। ये तो बात हुई मेडिकल एक्सपेंडिचर की। तो यहां पे सैलरी हो गया, टिफिन हो गया, कमीशन हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पे जो आपका रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड था, अगर आपको याद हो तो यहाँ पे मैंने बताया था हम लोग दो कंपोनेंट लेके चलते हैं। पहला कंपोनेंट हम लोग लेके चलते हैं एक्चुअल रेंट पेड। ठीक है ना? अगर आपको याद हो तो हमने क्या कहा था, हमने एक्चुअली कितना रेंट पे किया है। दूसरा हम लोग लेके चलते हैं आपका 10% ऑफ सैलरी। क्लियर है? आप लोग क्या लेके चलते हैं, 10% ऑफ सैलरी लेके चलते हैं। दोनों के अंदर जो मिनिमम होता है वो अमाउंट टैक्सेबल होता है, उसके अंदर से फिर अगर आपने रेंट रिसीव किया है तो उसको माइनस कर देते हैं, ये हमने पढ़ा था। तो अगर आप लोग देखेंगे एक्चुअल रेंट पेड, अगर मैं कहूं, आपको कहूं कि एक्चुअल रेंट पेड, तो मैं एक बार इसको साफ करके ना डायरेक्ट लिख देता हूं। मैंने कहा एक्चुअल रेंट पेड, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप लोग समझिएगा कितना रेंट हमने दिया है। रेंट पे है 12000 रुपया एक महीने का है, तो 12000 रुपया अगर महीने का है तो 12 से अगर गुना करते हैं तो आपको एक्चुअली कितना रेंट पे करना पड़ा, 1,44,000। तो ये रेंट इंप्लॉयर ने पे किया है। ठीक है, अब यहां पे क्या है, दूसरा कंपोनेंट क्या आता है, दूसरा कंपोनेंट आता है हमें क्या लेके चलना है, 10% ऑफ सैलरी लेके चलना है। और अगर आपको याद हो सैलरी का अपना एक महीना होता है, सैलरी का अपना महीना क्या होता है, यहां पे आपका बेसिक पे रहेगा। बेसिक पे कितना है आपका, 3 लाख है। ठीक है ना? प्लस में आपको क्या करना है, जितने भी टैक्सेबल अलाउंस है, टिफिन अलाउंस है कितना है आपका, 1000 के हिसाब से पूरी साल का कितना बना था, 12000 बना था। प्लस में आप लोगों ने देखा कमीशन कितना बना था, 24000 बना था। ओके, प्लस में अगर आपको याद हो तो ये आपका क्या था, मेडिकल एक्सपेंडिचर कितना है, 30000 है, नहीं, कमीशन कितना है, 2000 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यस यही है आपका टैक्सेबल अलाउंस। अलाउंस कितना हो गया, 24 4 2 6। ठीक है, ये आपका हो गया है टोटल अमाउंट 3,36,000। क्लियर? आपको याद रखना है कितना अमाउंट बना है, 3,36,000। समझ में आया क्या किया मैंने? जब भी आप लोग सैलरी निकालते हैं, आप रेंट फ्री अकोमोडेशन की बात करते हैं, तो फॉर्मूला क्या कहता है, बेसिक सैलरी प्लस में डीए, जो आप डियरेंस अलाउंस लेते हैं वो तो है ही नहीं, प्लस में ऑल जो टैक्सेबल अलाउंस है, जितने भी टैक्सेबल अलाउंस है उनको ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 3,36,000। क्लियर है? कितना बनेगा, 3,36,000। अगर आप इस सैलरी का 10% निकालते हैं, माने हमें 10% निकालना है किसका, 3,36,000 का, किसका निकालना है, हमें 10% निकालना है किसका, मल्टीप्लाई में आप लोग कह दीजिए 3,36,000। ठीक है, तो कितना अमाउंट बनेगा, ये बनेगा 33,600। क्लियर? कितना बनेगा, 33,600। याद क्या रखना है सर, हमें ये याद रखना है कि एग्जैक्टली इन दोनों अमाउंट के अंदर 33,600 के अंदर और 1,44,000 के अंदर लोअर ऑफ कौन सा है, क्या है आपका लोअर ऑफ, कम कौन सा है, तो ये तो ज्यादा है, लोअर ऑफ हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो टैक्सेबल अमाउंट कितना बना है, टैक्सेबल अमाउंट आपका बना है 33,600। अगर आपके पास कुछ है जो आपने रिकवर किया है तो मैं क्या कह देता हूं, रिकवर्ड रेंट। ठीक है ना? आप लोग क्या कहेंगे, रिकवर्ड रेंट। अगर रिकवर्ड रेंट की बात करते हैं तो सब
सवाल कहता है 3500 हर महीने का है, क्लियर है। आप लोग क्या कहेंगे, 3500 हर महीने का है। तो एक बार इसको गुना कर लेते हैं। अगर आप लोग रिकवर्ड रेंट की बात करते हैं तो 3500 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स। कितने से मल्टीप्लाई करना है, 12 से, 42,000 आ जाएगा। क्लियर, कितना बनेगा, ये आपका 42,000 बनेगा। अब आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपको टैक्सेबल तो हमारा कितना था, 33,600 था। रिकवर ऑलरेडी इससे ज्यादा हो गया है, यानी कि टैक्सेबल जो अमाउंट था वो कम है किससे, आपका रिकवर्ड रेंट से। ठीक है ना, आपका किससे कम है, रिकवर्ड रेंट से। तो आप याद कीजिए इस केस में हमने क्या करना था, यहां पे आपका कोई भी टैक्सेबल अमाउंट नहीं रहेगा, क्योंकि टैक्सेबल अमाउंट कम है, रिकवर ज्यादा कर चुका है, तो ऑलरेडी हम लोग इसको खाली छोड़ दें, यानी नील आ जाएगा। यानी कि इसकी जगह आप लोग क्या करेंगे, नील करेंगे। समझ में आई ये कहानी कैसे की है, सिंपल सा फॉर्मूला है जो हम लोगों ने अपनी क्लास के दरमियान किया था। यानी कि अगर आप लोग कहते हैं रेंट फ्री अकोमोडेशन तो कितना आएगा, यहां पे खाली आएगा, यहां पे भी खाली आएगा, क्योंकि हमारा रेंट फ्री अकोमोडेशन के अंदर टैक्सेबल अमाउंट 33,600 बन रहा है, रिकवर्ड हम लोगों ने 42,000 किया है, तो यहां पे कोई अमाउंट टैक्सेबल रहा ही नहीं। क्लियर। अगला कंपोनेंट देखिए, अगला कंपोनेंट क्या है, अगला कंपोनेंट है इंटरेस्ट फ्री लोन वाला। याद रखिएगा कौन सा कंपोनेंट है, इंटरेस्ट फ्री लोन वाला है, जहां पर आप लोगों का, अच्छा यहां पे देखिएगा 1 लाख का लोन था, आउटस्टैंडिंग अमाउंट पहली बार तो आपका 50,000 है, फिर कितना है 18,000 है। 50,000 कितने टाइम के लिए रहा है, 8 महीने के लिए। 18,000 नवंबर से टोटल 4 महीने के लिए रहा है। और जो आपका टैक्स रेट कितना है, 15.25। अब इस सवाल को ध्यान से देखिएगा, इंटरेस्ट फ्री लोन के केस में सबसे पहला अमाउंट कितना आउटस्टैंडिंग है, सर 50,000 आउटस्टैंडिंग है। मल्टीप्लाई में अगर आप लोग देखेंगे कितने महीने के लिए है, 8 महीने के लिए, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, 8/12 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में कितना रेट आपको लेके चलना है, 15.25% लेके चलना है। तो ये जो अमाउंट बनेगा माय डियर फ्रेंड्स, डायरेक्ट आपको बता देता हूं, 5,083 बनेगा। कितने, क्लियर है, ये कितना बनेगा, 5,083 बनेगा। अगर आप लोग दूसरा अमाउंट लेके चलते हैं तो दूसरा अमाउंट कितना आउटस्टैंडिंग है, 18,000 4 महीने के लिए आउटस्टैंडिंग है। इंटरेस्ट रेट कितना दिया हुआ है, 15.25% दिया हुआ है। एग्जैक्टली ये जो अमाउंट आएगा, ये आएगा 915 रुपए। क्लियर है, तो आप लोग क्या कहेंगे, 915 रुपए। तो यहां पे आप लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, आप लोग, मैं डायरेक्टली एक कॉलम लिखता हूं, हम क्या कह रहे हैं, इंटरेस्ट फ्री लोन। ठीक है ना, आप लोग क्या कहेंगे, इंटरेस्ट फ्री लोन। क्लियर है, तो यहां पे आप लोग कैलकुलेशन करेंगे, मैं डायरेक्ट टोटल अमाउंट लिख देता हूं। अगर इन दोनों को हम लोग ऐड कर दें तो ये अमाउंट बनेगा आपका 5998, यानी कि आपका कितना बनेगा, 5998। क्लियर है, तो यहां पे भी कितना आ जाएगा, 5998। क्लियर, इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं, ये दोनों कैलकुलेशन समझ में आई। ये क्या कह रहा है, 8 महीने के लिए आपका 50,000 अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, ये रेट कैलकुलेट करके चलना है। 18,000 4 महीने के लिए है, सेम रेट आपको कैलकुलेट करना है। ये सारी चीजें हम लोग अपनी क्लास के दरमियान भी सीख के आ चुके हैं। जब हम लोगों ने अपनी 17 क्लासेज अपलोड की थी, वहां पे जाकर के मैंने डिटेल में समझाया था। तो ये आपका पहला कंपोनेंट था, ये आपका दूसरा कंपोनेंट था, ये आपका तीसरा था। टोटल 10 थे, ये चौथा है, ये कौन सा है, पांचवा है, ये कौन सा है, छठा है। अब किसकी बात करेंगे, 7वें कंपोनेंट की। 7वां कंपोनेंट क्या है, 7वां ये हो गया ना, ये आपका समझ में आया कि नहीं है, कैसे इंटरेस्ट फ्री लोन का ट्रीटमेंट करना है, कैसे रेंट फ्री अकोमोडेशन का ट्रीटमेंट करना है। अब आगे चलते हैं, अगला है अगर आपने एसेट सोल्ड किया है। याद है किसी को, अगर हम एसेट सोल्ड करते हैं तो हमने क्या पढ़ा था, एसेट जब आप लोग सोल्ड करते हैं तो सर अगर आप, पहली कैटेगरी किसकी है, पहली कैटेगरी है आपकी कार की। कार के ऊपर कितना परसेंट डेप्रिसिएशन लगाते थे, 20% लगाते थे। अगर आपको याद हो तो आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर के ऊपर हम लोग 50% डेप्रिसिएशन लगाते थे। और अगर आपको याद हो अदर, यानी कि जो आपका फ्रिज है, फ्रिज के ऊपर कितना डेप्रिसिएशन लगाते थे, 10% लगाते थे। कैसे कैलकुलेट करना है समझिए जरा, आपका जो कार है उसकी कीमत कितनी है, 4 लाख है। ओके सर, 4 लाख लिख दिया। डेप कितना लगेगा, 20%, कितना आएगा, 80,000। ओके 80,000 आ गया है। कितना रह गया है, 3,20,000 रह गया है। ओके सर, समझ में आ गया। अच्छा, सेल्स कंसिडरेशन की कितने में बेचा है, इसको 2 लाख में बेचा है। क्लियर, सवाल यही कहता है, 2 लाख में बेच दिया तो कितना अमाउंट टैक्सेबल हो गया है, 1,20,000 टैक्सेबल हो गया है। किस केस की बात की है मैंने, कार की। अगर आप लोग कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर कितने का है, 60,000 का है। अच्छा, इसके ऊपर 50% डेप्रिसिएशन, माने कितना डेप लगेगा, 30,000 लगेगा, माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 30,000 बचेगा। ओके, कितने में बेचा है, सेल्स कंसिडरेशन कितना है, 18,000 है। कितना अमाउंट है आपका, 18,000 है। तो आप लोग कितना कह देंगे, सर हमारे पास 12,000 टैक्सेबल रहेगा। क्लियर, फ्रिज की अमाउंट कितनी है, 20,000 है। इसके ऊपर डेप कितना लगेगा, 10% लगेगा। 20,000 का 10% कितना होता है, 2,000, कितना बना, 18,000। ये कितने
में बेचा है, सेल्स कंसिडरेशन इसका 10,000 हुआ है। अगर आप लोग इसको माइनस कर देते हैं तो कितना बनेगा, 8,000 बनेगा। माने इन तीनों को अगर आप एसेट सोल्ड की बात करते हैं और टोटल टैक्सेबल अमाउंट की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1,20,000, 1,20,000 प्लस 12 प्लस 8 यानी कि 1,40,000। कितना अमाउंट आ गया है, 1,40,000। क्लियर है, ये आपको थोड़ा ध्यान में देना है। तो अगर आप लोग 7 का करते हैं एसेट सोल्ड, क्या कहेंगे आप लोग कहेंगे एसेट सोल्ड। तीनों का अलग अलग भी लिख सकते हैं, मैं कंबाइन करके लिख रहा हूं। आपका कितना आएगा, 1,40,000। मैंने वर्किंग नोट के अंदर दिखा दिया है कैसे आया है, 1,40,000। क्लियर, यहां पे भी कितना आ जाएगा, 1,40,000। एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं, फिर बाद में आप लोग कमेंट करते हैं, कोई मिस्टेक हो जाती है ना तो फिर आप ही कमेंट करते हैं, चेक कर लीजिएगा। मैंने सारी वैल्यू लिखी है। 4 लाख था, 2 लाख बेचा, ओके डन। और उसके बाद कंप्यूटर 60,000 था, कितने में बेचा था, 18 में, डन। सेम लिखा है मैंने। फ्रिज के अंदर 20,000 था, कितने में बेचा, 10,000 में। यानी कि यहां तक हमारी कैलकुलेशन क्या है बच्चा, सही है। क्लियर, इतनी बातें समझ में आई, ये समझ में आया ना, ऐसे फ्लो में चलना है आपको, ठीक है ना। अब हम कितने नंबर पे आ जाते हैं, ये तो 7 नंबर था, अब हम आ जाते हैं 8 नंबर पे। 8 नंबर की अगर आप लोग देखेंगे कैलकुलेशन क्या है, यस, ये क्या कह रहा है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अंदर कितना पैसा गया है, 20% पैसा गया है। अगर आपको याद हो तो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का क्या कॉन्सेप्ट था, सर हमें कितना एग्जम्प्ट होता है, 12% एग्जम्प्ट होता है, ठीक है। लेकिन हमने कितना किया है, हमने किया है यहां पे 20%। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप 20 में से 12 को माइनस कर देते हैं तो टोटल 8% क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर, और सैलरी का टैक्सेबल होगा, किसका होगा, सैलरी का। सैलरी की अमाउंट कितनी है, जो बेसिक सैलरी है 3 लाख है, और इसका कितना अमाउंट आ जाएगा, 8% आपको कैलकुलेट कर लेना है। मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं, 8 या 24,000 आ जाएगा। क्लियर, कितना आ जाएगा, 24,000। क्लियर, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। सिंपल सा फंडा था, 20,000 आप 20% सैलरी का कंट्रीब्यूशन है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है, 12% तक एग्जम्प्ट होता है, जितना ज्यादा गया वो कैलकुलेट किया। तो अगर आप लोग आरपीएफ की बात करते हैं, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड की, तो 24,000 एंट्री आ जाएगी, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो यहां पे कितना आ जाएगा, आपका 24,000 आ जाएगा। यहां पे भी कितना आ जाएगा, आपका 24,000 आ जाएगा। क्लियर, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद नो की एंट्री क्या है, आरपीएफ इंटरेस्ट की बात हो रही है, ठीक है। अगर आपको याद हो तो किसकी बात हो रही है, आरपीएफ के इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ लिखना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, सर इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पे इसको हटा देता हूं एक बार मैं, हम लिख देंगे इसको इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ माने रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के ऊपर इंटरेस्ट। अगर आपको याद हो, अगर मैं आपको बताता चलूं, आरपीएफ का अगर इंटरेस्ट की बात होती है तो हमने पढ़ा था सर 9.5% तक एग्जम्प्ट होता है, ठीक है। लेकिन यहां पे इंटरेस्ट दिया कितना हुआ है, 13%। तो अगर आप लोग ध्यान देंगे 13% में से 9.5 निकाल दो तो कितना बचेगा, करीब करीब 3.5%। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, 3.5% आपका टैक्सेबल रहेगा। और अमाउंट कितना है, 52,000। यानी कि आप लोग कैलकुलेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, यहीं पे कर देता हूं, ठीक है ना। आप लोग समझिएगा, मैं इसको थोड़ा सा सेपरेट कर देता हूं क्योंकि हमारी कैलकुलेशन उधर है, ठीक है। अब समझिएगा, अगर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कितना अमाउंट है, 52,000 अमाउंट है। क्लियर है, अब हमें करना क्या है, हमारे पास 13% है। 13% को अगर आप लोग ध्यान देते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस अमाउंट को 3.5% एक्स्ट्रा हुआ है, तो ये जो 52% था ये कितने पे था, 13% पे था। हमें कितने का निकालना है, हमारा जो ज्यादा 3.5% एक्स्ट्रा बन रहा है, तो 3.5% एक्स्ट्रा बनेगा। अगर आप इस अमाउंट को निकालते हैं तो करीब करीब 14,000 ये अमाउंट आएगा। क्लियर, तो अगर आप लोग यहाँ पे लिखेंगे तो कितना अमाउंट आ जाएगा, 14,000 आ जाएगा। क्लियर, तो ये आपका हो गया है, टोटल कितना अमाउंट हो गया है, 14,000। यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आपने सारी क्लासेस अटेंड की है तभी आप लोग सैलरी चैप्टर को समझ पाएंगे। रादर देन इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन, इतने प्रोविजन, इतने सेक्शन, आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। और जो 18 नंबर है ना, ये आपके लिए डिफिकल्ट ओके हो सकते हैं, ठीक है। समझ में आया। अब लास्ट एंड फाइनल पे हम लोग आ गए हैं 10 के ऊपर। 10 में क्या कहता है, 10 की एंट्री क्या है, 10 की एंट्री है सर ये उसने डोनेट कर दिया। डोनेट करने वाला छोड़ो, डोनेट करने वाला तो हमें यहां पे लिखना ही नहीं है, ठीक है। तो अगर आप लोग डोनेट करने वाला लिखेंगे नहीं तो अब हम यहां पे इसको हटा देते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहां पे कैलकुलेशन करेंगे। किसकी कैलकुलेशन करेंगे, सर ग्रोस सैलरी आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहां पे, आपका ग्रोस सैलरी। क्लियर है, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, अभी तक हमें समझ में आ गया। सर अब क्या निकालना है, ग्रोस सैलरी। अगर टोटल मैं आपका बताऊं तो 5,49,998 आएगा, ठीक है। कितना आएगा आपका, 5,49,998। इसकी कैलकुलेशन कर लीजिएगा। और इसका भी 5,49,998 आएगा, चाहे ओल्ड रेजीम हो चाहे न्यू रेजीम हो। ध्यान रखिएगा, जो डिडक्शन
डिडक्शन मिलता है, क्योंकि हमें सैलरी के ऊपर बात नहीं करनी है, हमने किसके ऊपर बात करनी है, हमें नेट टोटल इनकम के ऊपर बात करनी है। तो बच्चा ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है कि सर आप जब भी ग्रोस सैलरी की बात करते हैं तो डिडक्शन आपको केवल और केवल कहां पे मिलता है? सर डिडक्शन हमें मिलता है केवल और केवल ओल्ड रेजिम के अंदर, न्यू रेजिम के अंदर हमें कोई डिडक्शन नहीं देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप लोग यहां पे माइनस करते हैं डायरेक्ट, क्या माइनस करते हैं? अगर आप स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करते, याद है किसी को कौन सा सेक्शन पढ़ा था? 16 का ए का, ठीक है ना, फर्स्ट ए पढ़ा था। तो ये डिडक्शन अगर आप लोग माइनस करते हैं, ओल्ड रेजिम में हम लोगों को डिडक्शन मिलता है 50,000 का, और न्यू रेजिम में हमें कितने का मिलता है? 75,000 का डिडक्शन मिलता है। क्लियर? आई होप कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी। कैलकुलेशन कीजिएगा तो यहां पे आपको टैक्सेबल सैलरी निकल के आ जाएगा। आपके पास क्या निकलेगा? आपके पास निकलेगा टैक्सेबल सैलरी। ठीक है, तो मैं क्या लिख रहा हूं? आपका टैक्सेबल सैलरी। क्लियर है? थोड़ा ध्यान दीजिएगा, टैक्सेबल सैलरी। तो यहां पे अगर आप लोग टोटल करते हैं तो मैं आपको अमाउंट बता देता हूं, यह आएगा 4,49,998। तो यहां पे कितना आया? 4,49,998। इसको अगर आप लोग माइनस करते हैं तो ये बनेगा 4,74,998। 4,74,998। क्लियर? अब करना क्या है सर? अब हमें लगाना है डिडक्शन। डिडक्शन कौन कौन सा मिलेगा? देखिए, एक तो आपको ये मिल जाएगा 10वीं वाला, मैंने बताया ना, एटीजी मिल जाएगा। एक आपको रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड कहां पे मिलता है? आई थिंक एटीसी में मिलता है। किस में मिलता है? एटीसी में मिलता है। क्लियर है? और एटीसी में भी कितना मिलता है? कहता है कि रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अंदर इंप्लॉयर ने जितना कंट्रीब्यूट किया, 20% किया, 30 लाख का 20% कितना? 30 दूनी 60,000। 60,000 के ऊपर आपको डिडक्शन मिलेगा। माने यहाँ पे दो डिडक्शन और करेंगे हम लोग। अगर आप लोग करते हैं, लेस करते हैं डिडक्शन अंडर द सेक्शन एटीसी, क्या करते हैं? एटीसी। क्लियर है? आपका क्या हो जाएगा? 80C हो जाएगा। क्लियर कीजिएगा, क्या हो गया? 80C। 80C किसका था? आरपीएफ कंट्रीब्यूशन का था। किसका था? आरपीएफ कंट्रीब्यूशन का। कितना निकला? 60,000 माइनस कर देंगे। ओके सर, 60,000 माइनस कर देंगे। न्यू रेजिम में मिलता ही नहीं है। इसके बाद आपको क्या करना है? आपको लेस कर देना है अंडर द सेक्शन। कौन सा सेक्शन लेके चलना है आपको? एटीजी लेके चलना है। एटीजी किसको बताता है? एटीजी बताता है आपको डोनेशन टू नेशनल डिफेंस फंड। ठीक है, तो डोनेशन की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ये कितना है? ये आपका पूरा का पूरा हो जाएगा। 20,000 डोनेशन किया है तो 20,000 डोनेशन के अंदर माइनस हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया है। अब जस्ट आपको इसको सोल्व करना है और आपको आंसर लिख देना है। माने अगर आप इसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ पे नेट आप लोग क्या कहेंगे? सर अब हम क्या निकाल पाएंगे? अब हम यहाँ पे निकाल पाएंगे टैक्सेबल इनकम। ठीक है ना? आप लोग क्या निकाल पाएंगे? टोटल इनकम, यानी कि आप लोग क्या निकाल पाएंगे? नेट इनकम। क्लियर है? क्या निकाल पाएंगे आप लोग यहाँ पे? नेट इनकम। तो नेट इनकम अगर आप लोग घटाते हैं तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूं ताकि हमारा ज्यादा टाइम खराब ना हो। इसका आंसर आएगा 4,19,998। कितना आएगा? 4,19,998। क्लियर है? ये आपको थोड़ा ध्यान में देना है। 4,19,998 कैसे आएगा? अच्छा, ऊपर जो है ना 4 लाख ऊपर बचा था 5। अच्छा ठीक है, 4,99,000 है। ये कितना है आपका? 99,000 है। ये मेरे से गलती हो गया भाई, इसको नोट कर लेना। 4,99,000। अब हाँ, 4,19,000 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोग देखते हैं तो यहाँ पे एज इट इज रहेगा, क्योंकि ये दोनों डिडक्शन तो मिलने के नहीं। 4,74,000 है। कितना है? 4,74,998। क्लियर है? ये आपको थोड़ा ध्यान में देना है। तो ये आ गया है आपका नेट इनकम अकॉर्डिंग टू द न्यू रेजिम एंड अकॉर्डिंग टू द ओल्ड रेजिम। क्लियर है? तो इस तरीके के सवाल आपको करने हैं। कब कर पाएंगे? जब कर पाएंगे जब आपके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होंगे, जब आपको प्रॉपर सारे सेक्शंस याद होंगे, सारे डिडक्शन याद होंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो सवाल है आपको आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। काफी रिपीटेड सवाल है, 18 मार्क्स आपको दिला सकता है डायरेक्टली अगर आप लोग इतना काम करते हैं। और जितने भी वर्किंग नोट्स मैंने लिखे हैं ये आपको सिस्टमेटिक वे में लिखने होते हैं। ये जो कैलकुलेशंस मैंने की होती है ये सब किस में आती है? वर्किंग नोट के अंदर आती है। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल आते हैं। ज्यादा लंबा सेशन में खींचूंगा नहीं, मैंने एक क्वेश्चन केवल आपको कराया है जो मल्टीपल टाइम रिपीट होता है। मैं वीडियोस लेके आता रहूंगा, कोशिश करूंगा जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी है वो सारे प्रैक्टिस करा दूं, ताकि जिन भी बच्चों ने सैलरी चैप्टर पूरा पढ़ लिया है एक बार एक चार्ट बना लीजिएगा और उस पर सारे आप लोग प्रोविजंस और सेक्शन लिख लीजिएगा। अगर आप लोग अच्छा खासा कॉमेंट दिखाते, रिस्पॉन्स दिखाते हैं तो एक वीडियो में अलग से बना दूंगा जहां पे मैं वन शॉट लेके आऊंगा। सैलरी
के अंदर केवल सारे सेक्शंस और प्रोविजन को एक वीडियो के अंदर हम लोग लर्न कर लेंगे, एक बार रिवाइज कर लेंगे। अगर इस तरीके का वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी न्यूमेरिकल कहीं पे डाउट है तो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको सेशन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। सेशन पे पहली बार आए हैं, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। बाकी जितने भी लोग मेरे साथ अंत तक जुड़े रहे हैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट के अंदर। जब तक के लिए मैं कीप लर्निंग।